तो आज हम अपनी 5वीं क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाइयाँ। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय गणना के बारे में पढ़े हैं, राष्ट्रीय आय गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय गणना की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती है। राष्ट्रीय आय गणना में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती है, हम उस कठिनाइयों के बारे में अब क्या करेंगे, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आप जानेंगे कि राष्ट्रीय आय गणना में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। यहाँ का जो टॉपिक है मेन क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाइयाँ हैं। आपकी जो टॉपिक है राष्ट्रीय आय गणना की कठिनाइयाँ हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाइयाँ। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। किसी भी आर्थिक स्थिति किसी भी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए क्या है, किसी भी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक है। ठीक है ना, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश के आय को जानना जरूर है, की आवश्यकता है। बताइए, किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना पड़ेगा, किसी व्यक्ति की आय के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके ना देखिए, किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा तो आपको क्या जानना पड़ेगा, उस व्यक्ति की आय के बारे में जानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की कमाई कितनी है। ठीक है ना, तब आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चलेगा कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है। तो वही कह रहा है, किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हमें उस राष्ट्र की आय की आवश्यकता है, हमें उस राष्ट्र की आय की जानने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमें किसी व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए उस व्यक्ति की आय की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो हमें किसी राष्ट्र की आय की किसी राष्ट्र की आय की स्थिति को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ता है, हमें राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सहज मापदंड है। राष्ट्रीय आय क्या है, देश के आर्थिक विकास का क्या है, सहज मापदंड है। देश के विकास को मापने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया जाता है, जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग के से निकाला जाता है। जो राष्ट्रीय आय, जो आपका जो देश की राष्ट्रीय आय जो होता है वो देश की प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है कि एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है। अगर देश की पूरी जनसंख्या के पैसा को जोड़ दिया जाए तो कितना पैसा हो जाएगा, राष्ट्रीय कैसे निकाला जाता है। एक व्यक्ति के पास जितना पैसा होता है वो वैसे पूरे देश की जनसंख्या के पास कितना पैसा है, सारे व्यक्ति के देश में निवास करने वाले सभी जनसंख्या के सभी लोगों के पैसे को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, राष्ट्र की आय आता है। ठीक है ना, राष्ट्र की आय कैसे आता है, जब किसी देश में निवास करने वाले सभी लोगों के प्रति व्यक्ति सभी जितने भी लोग हैं सभी लोगों के प्रति व्यक्ति आय को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी राष्ट्र की आय आ जाएगा। ठीक है ना, कि और एक व्यक्ति मान कहेंगे आपके घर में 10 परिवार हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि बताओ कि 10 परिवार की आय कितनी है, मतलब घर की कुल आय कितनी है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, फिर दूसरी कितनी है, फिर तीसरी कितनी है, और सबकी आय निकाल कर सबकी आय को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। सबकी आय अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक घर की मतलब एक परिवार की कुल आय निकल जाएगा। वैसे देश की आय कैसे निकलेगा, देश की कुल जनसंख्या के प्रति व्यक्ति मतलब एक एक व्यक्ति की आय को जो हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, देश की कुल आय आ जाएगा। कि देश में कमाने वाला देश की जनसंख्या ही होता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों में हम विकसित विकासशील एवं अर्ध विकसित राष्ट्रों की श्रेणी का मूल्यांकन करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दुनिया में विभिन्न सारे देश हैं, सभी देशों में जो होता है ना, देशों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, विकसित के आधार पर, विकासशील के आधार पर, अर्ध विकसित के आधार पर। ठीक है ना, तो आपके जो दुनिया जो है, इस दुनिया में बहुत सारे देश है, 200 से ऊपर देश है। सभी देशों को जो है 3 आधार पर बांटा गया है, पहला विकसित आधार पर, दूसरा विकासशील और तीसरा अर्ध विकसित आधार पर। ठीक है ना, तो पहला विकसित देश में कौन आता है, देखिए आपका जो देश आता है, जैसे आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन, जो छोटी छोटी जो देश है जैसे नॉर्वे स्वीडन हो गया। ठीक है ना, या और आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका तो बड़ा देश है। ठीक है, अमेरिका हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब जो देश है यूरोपियन जो देश है, ठीक, ये सब क्या है आपका विकसित देश की श्रेणी में आता है। विकसित देश में कौन आता है, अमेरिका हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आपका डेनमार्क हो गया। फिर देखिए आपका क्या विकासशील में कौन आ जाता है, विकासशील में कौन आता है, तो विकासशील में आपका आता है भारत आ गया, आपका पाकिस्तान आ गया। ठीक है, तो आपका जो है भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, इससे 8 करोड़ से जितना देश के आते हैं इसमें आपको
विकासशील में आता है। विकासशील देखिए, विकसित मतलब क्या होगा, जो विकसित कर गया है, ठीक है ना, जो क्या गया बहुत ज़्यादा विकास कर गया, मतलब जो विकसित कर गया, जिसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उसको विकसित कहा जाता है। विकासशील किसको कहा जाता है, जो देश अभी विकास कर रहा है, तो जो देश क्या है अभी विकास कर रहा है उसको क्या कहते हैं, विकासशील करना, जो विकास के राह पर अभी बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, विकासशील कर रहा है। अर्ध विकसित किसको कहेंगे, तो वैसा राष्ट्र जो क्या है अभी विकासशील भी नहीं है, मतलब बहुत कम विकसित है, मतलब जो जिसमें विकास की गति बहुत धीमी है, सीधे के तौर पर कह सकते हैं विकासशील मतलब जो भी विकास कर रहा है, ठीक है ना। अब अर्ध विकसित किसको कहेंगे, जिसमें विकास तो होती भी होगी ना, तो बहुत धीमी गति से विकास होती हुई, ठीक है ना। ऐसे अर्ध विकसित किसको कहेंगे, जो सबसे पिछड़ा देश, जो सबसे गरीब देश होता है उसको अर्ध विकसित देश कहा जाता है। कि यदि राष्ट्रीय आय जो होता है राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के आंकने का सर्वमान्य माप है। जो राष्ट्रीय आय जो होता है राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मापने का सर्वमान्य माप होता है। जैसे एक व्यक्ति की स्थिति को मापने के लिए क्या व्यक्ति अमीर है कि गरीब है उसकी आय का पता लगाया जाता है, वैसे एक देश को मापने के लिए कि वो देश अमीर है कि गरीब है उसकी आय को देखा जाता है। ठीक करा कि फिर भी हमें व्यावसायिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आ पाती हैं। फिर भी क्या करा कि हमें अब देखिए पूरे देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना है, पूरे देश में जो है पूरे देश की जनसंख्या के पास कितनी पैसा है उसकी गणना करना है। तो हम कैसे गणना करेंगे, उसमें तो कठिनाइयाँ होगी। आपके यहाँ 125 करोड़ देश की जनसंख्या है, 125 करोड़ जनसंख्या कुल पैसा की योग निकालना पड़ेगा तब न जाकर देश के आएगा। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जिससे संक्षिप्त में हम क्या निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जिससे क्या करें संक्षिप्त में हम निम्न प्रकार से आगे समझ सकते हैं। पहला क्या करा है आंकड़ा को एकत्र करने की कठिनाई। पहला क्या करा है आंकड़ा को एकत्र करने की कठिनाई। आप मान लेते हैं कि आंकड़ा को एकत्र कीजिए, बताइए आप देश में पैसे एक व्यक्ति के पास कितने पैसा है, एक व्यक्ति कितना कमाता है, ठीक है ना, उस व्यक्ति में और दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है, ठीक है। वैसे वैसे देश की 125 करोड़ की जनसंख्या की आय को गणना करना पड़ेगा, उसको आंकड़ा को इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समस्या आएगा। आपको कह दिया जाए कि एक क्लास की पूरी क्लास की आंकड़ा इकट्ठा करके बताएं कि पूरी क्लास की जनसंख्या पूरी क्लास की आय कितनी है, तो आप क्या कीजिएगा एक एक आदमी से जाकर पूछिएगा कि बताओ कि जो देश में जो ना क्लास में जो है कि प्रत्येक व्यक्ति की कमाई कितना है। तो एक एक व्यक्ति क्या उसको करके बताएगा कि हमारा इतना कमाई है। फिर आप क्या कीजिएगा उस क्लास में जितना भी व्यक्ति है या जितना भी बच्चा है सबके आय को जोड़िएगा, फिर क्या कीजिएगा अपने आंकड़ा में बतलाइएगा कि हाँ इस क्लास की इतनी जो है आय है। वैसे क्या किया जाता है एक देश की आय निकालने के लिए उसको आंकड़ा को इकट्ठा करना जाता है, तो वही आंकड़ा को एकत्र करने में अब आपके यहाँ तो मान लो 20 या 50 बच्चा हम क्लास में, पूरे देश की जनसंख्या जो है 125 करोड़ है, तो 125 करोड़ आबादी की आंकड़ा को एक जगह लाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो पूरे देश कि लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय को हम आंकते हैं, ठीक है ना। अब पूरे देश की आय को हम कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे आंकते हैं, तो उसको उत्पादन के रूप में हम आंकते हैं कि हमारे देश में जो लोग हैं वो कितना उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो लोग जितना ज़्यादा हम आय की राष्ट्रीय आय की फॉर्मूला क्या पढ़े थे, हमारे राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या पढ़े थे, किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो वैसे ही कह रहा है कि हम यहाँ पर निवास करने वाले विभिन्न लोगों के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के उत्पादन को मापते हैं, ठीक है ना, और उसको आय में परिवर्तित करते हैं। मतलब उत्पादन को देखें कितना उत्पादन किया, फिर उसको क्या कहते हैं आय में बदलते हैं कितना पैसा का उत्पादन हुआ, ठीक है ना, और फिर बताया जाता है कि उसकी आय कितना है, ठीक है ना। तो वही कह पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में मापते हैं, वो उत्पादन में या उसकी आय के रूप में मापते हैं, ठीक है ना। जैसे किसान होंगे तो किसान क्या करेंगे उत्पादन करेंगे, ठीक है ना। कोई अगर जॉब कर रहा है तो क्या करेगा आपका आय कमाएगा, ठीक है। आप किसान को कोई यदि महीना में सैलरी देने थोड़ी ना आता है, किसान को कोई महीना में सैलरी देने आएगा वो नहीं आएगा। मतलब किसान क्या करेंगे अपना उत्पादन करेंगे, तो किसान से किसका मतलब कौन सा आंकड़ा निकाला जाएगा, किसान को देखा जाए किसान ने कितना उत्पादन किया और जो उत्पादन किया उसका बाजार में कितना मूल्य है, तब बताया जाएगा कि हाँ किसान ने इतना पैसा का उत्पादन किया। लेकिन जो व्यक्ति जो यदि कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई सर्विस कहीं पर भी जो भी अपना काम कर रहा है उसको कोई सैलरी मिलता है तो क्या डायरेक्ट पैसा होता है, मनी होता है। तो सैलरी के आधार पर हम बता देते हैं कि मतलब उसको सैलरी को से पता चल जाता है कि हाँ व्यक्ति जो है महीना में इतना कमाता है।
ठीक है। तो हम जो है आय की गणना के लिए उत्पादन की भी सुविधा देते हैं, उत्पादन का भी प्रयोग करते हैं और आय का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, दोनों आधार पर हम इस आंकड़ा को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आंकड़ा को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, आंकड़ा को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयाँ आती है। अगर आपको उत्पादन में करना है तो पूछना पड़ेगा, गाँव जाकर किसान से पूछना पड़ेगा, बताइए आप जो है कितना किलो धान उपजाएँ, कितना किलो गेहूँ उपजाएँ, ठीक है ना। फिर आपका जैसे अब देखिए ऐसे तीन वाला मान लेते हैं, एक किसान ने बोला कि हम जो 2 मन धान उपजाए हैं, दूसरा बोला 40 मन धान उपजाए हैं, तीसरा बोला 30 मन उपजाए हैं। तो ऐसा बोलेगा तो सब आंकड़ा आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर सब आंकड़ा का जो आपका मूल्य निकालना पड़ेगा बाजार में जाकर कि हम बाजार में कितना मूल्य चला, फिर ना आप आंकड़ा बताइए कि हाँ इतना संपत्ति इतना पैसा का जो किसान ने उत्पादन किया है। लेकिन जिस व्यक्ति को आय मिल रहा है, मान लेते हैं एक टीचर को आय मिलता है 40,000, तो देश में पूरी टीचर को आय मिलता है 40,000, तो सबका मतलब ये तो आसान होता है। आय से आंकड़ा निकालना तो आसान होता है, लेकिन उत्पादन से आंकड़ा निकालना क्या होता है, अधिक कठिन हो जाता है। ठीक है, ये कहते उत्पादन को बड़े बाजार में जाकर बेचा जाता है, फिर उसको निकाला जाता है। और दूसरा बात होता है कि खेत में किसान काम कर रहे हैं तो एक किसान की कमाई कुछ कम ही है, दूसरे की अधिक होगा, तीसरे की और दूसरे अधिक होगा। कहने का मतलब जो किसान की जो आय होती है, अलग अलग किसानों की आय जो होती है क्या अलग अलग होती है, जिसके कारण हमको आंकड़ा इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। जबकि सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों की जो आय होती है एक विभाग में एक होती है, मतलब वो टीचर है तो सभी टीचर का जो आय एक ही होगा। ठीक है, कोई अगर सेना में है तो सभी सेना के सैनिक का आय एक ही होगा। ठीक है, कोई इंजीनियर है तो सभी इंजीनियर का जो आय होगा एक ही होगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा जॉब करने वाले जो सीधे आय प्राप्त करते हैं उनकी आंकड़ा आसानी से निकाला जाता है, लेकिन जो उत्पादन करते हैं उनकी आंकड़ा निकालने में बहुत समस्या आती है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यह सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, राष्ट्रीय आय के विकास में सही स्थिति नहीं प्राप्त होता है। और क्या होता है, बहुत ऐसी स्थिति होती है कि हमको सही आंकड़ा भी नहीं मिल पाता है, जो किसान होते हैं अपना सही आंकड़ा भी नहीं दे पाते हैं। दूसरे क्या होता है, हमें बहुत तरह की समस्याएं भी होती है। ठीक है, जब सही आंकड़ा नहीं मिलता है। फिर क्या दोहरी गणना की समस्या, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है कि हम जो दोबारा गणना कर देते हैं, दोबारा गणना मतलब जिस व्यक्ति गणना हम अभी करके चल गए हैं क्या उसका दोबारा गणना कर देते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या कर रहा है कि पूरे राष्ट्र के लोगों के उत्पादन, ठीक है, अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता। पूरे राष्ट्र के आय लोगों की उत्पादन एवं आय के आंकड़ों को गणना करना क्या सहज नहीं होता है। भौगोलिक और मानवीय संसाधनों की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय उत्पादक को 2 स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, ताकि एक ही आय को जो है 2 स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय का अधिक पता नहीं चल पाता। ठीक है ना, कहने का मतलब कभी कभी जो होता है एक ही आय को 2 जगह पर मतलब कि अंकित कर दिया जाता है, जिसके कारण जो उत्पादन का पता जो है अच्छा से नहीं चल पाता है। ठीक है, कहने का मतलब मान लेते हैं किसी मूल्य को, जैसे हम किसान जैसे आय का गणना करना है, अगर आंकड़ा निकालना है तो जैसे एक व्यक्ति जो होगा एक किसान से कोई व्यक्ति चावल जो खरीदा होगा 200 रुपये कुंटल खरीदा होगा। ठीक है ना, और फिर जो किसान किसको दिया दुकानदार को दिया होगा, फिर क्या करेगा दुकानदार जो है उस चावल को बेचेगा। ठीक है, तो किसी और को बेचेगा। तो बताइए क्या होता है कि एक व्यक्ति मतलब आंकड़ा इकट्ठा करने वाला जो लोग है, एक जो किसान से आकर पूछेगा कि बताइए आपने इस बार कितना का चावल बेचा। ठीक है ना, तो किसान बेचेगा कि हम जो है ना 200 क्विंटल चावल बेचे हैं, तो उसका जो पैसा होगा मान 200 क्विंटल का जो पैसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 50 रुपया हो गया। तो किसान कहे कि हम 50,000 का चावल बेच दिए। ठीक है ना, अब फिर क्या हो जाता है कि दुकान वही जो आंकड़ा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति जो होता है किसके पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, जहाँ किसान ने चावल बेचा था। फिर अब दुकानदार से पूछेगा बताइए आप कितना चावल बेचे हैं, तो दुकानदार क्या कहेगा कि हम भी जो है ना 50 क्विंटल चावल बेचे हैं, मैं हाँ 200 क्विंटल चावल बेचे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या अब वो दुकानदार से पूछेगा बताइए आप कितना का चावल बेचे, तो दुकानदार कहेगा कि हम 7,000 का चावल बेचे हैं। बताइए पहला बात है दुकानदार जो है चावल आपसे खरीदता है तो कुछ फायदा कैसे खरीदता है। दुकानदार आप जो है कि मैं किसान ने दुकानदार को 50,000 में दिया था। ठीक है ना, दुकानदार ने अपने चावल को 7,000 में बेचा था, दुकानदार को 7,000 का फायदा 10,000 का फायदा हो गया। ठीक है ना, दुकानदार को कितना फायदा हो गया 10,000 का। हमको जो दिक्कत आई आंकड़ा इकट्ठा करने मतलब देश को जो दिक्कत आया आंकड़ा इकट्ठा करने में दोहरी गणना, कि जब एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के पास जाता है आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए आप कितना चावल बेचे, किसान बताता है हम 50 क्विंटल बेचे। ठीक है ना, दुकान कहता है कि दुकानदार भी कहता है कि 50 क्विंटल बेचे। अब समस्या यहाँ आ जाती है
कि एक जो व्यक्ति है आंकड़ा इकट्ठा करने वाला, वो किसान से भी एक ही चावल का मूल्य आंकड़ा इकट्ठा करता है, किसान से भी वही चावल का आंकड़ा पूछता है जो चावल का जो आंकड़ा है दुकानदार ने बताया, ठीक है ना। तो हम एक चावल का दो जगह मूल्य जोड़ लिए, ठीक है ना। हम एक चावल का मूल्य जो है दो जगह जोड़ लिए, तो यहाँ दोहरी गणना हो गया ना। एक जगह हम किसान से पूछ रहे, किसान भी उसी चावल का बात बोला था कि हम उसको 50 में बेचे हैं। अब फिर जब आंकड़ा इकट्ठा करने आप दुकानदार के पास में, तो दुकानदार भी कह रहा है कि हम भी 50 किलो चावल 50 क्विंटल चावल की 50 हम भी जो 200 किलो चावल बेचे हैं, ठीक है ना। तो किसान जो चावल बेचा था वही चावल कौन बेचा, दुकानदार भी बेचा। तो दोनों को चावल दोनों जो है एक ही वस्तु को बेचा था। अब दोनों जब एक ही वस्तु को बेचेगा और एक ही वस्तु को अगर दो जगह दो आंकड़ा निकल रहा है, तो आंकड़ा में क्या दिक्कत है ना। तो इसी को कहा जाता है दोहरी आंकड़ा की समस्या, कि हमारे यहाँ जब आंकड़ा निकाला जाता है राष्ट्रीय आय का, तो दोहरी आंकड़ा निकल जाती है, ठीक है ना। जिसका तहत पता चलता है कि राष्ट्रीय आय कुछ और निकल गई है, लेकिन वास्तविक आय कुछ और रहती है। अब देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पर 50,000 किसान बोला था, तो चावल का मूल्य 50,000 ही होगा किसान वाला ही में, लेकिन यहाँ पर जो है 60,000 और बढ़ गया, क्योंकि दोहरी आंकड़ा की गलती हो गया था। क्योंकि उसी चावल का दाम जो है आंकड़ा इकट्ठा करने वालों ने दुकानदार से पूछ लिया था। तब एक ही चावल का दाम दो जगह पूछिएगा तो एक आंकड़ा गलती होगा ही। तो एक आंकड़ा बताइए, अब 60,000 ₹7,000 बढ़ गया, तो आपका देश की जब आय में क्या हो जाएगा, जाकर के 10,000 रुपया और बढ़ जाएगा। जब देश की आय में 10,000, अब देश की आय में जाकर आपका 7,000 रुपया और बढ़ जाएगा। तो जब देश की आय में 7,000 रुपया और बढ़ जाएगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, आंकड़ा में गलती। रियल में चावल का कीमत कितना था, 50,000 था, जबकि देश का आंकड़ा निकाला गया था चावल का कितना हो गया कीमत, 50,000 किसान का प्लस 7,000 दुकानदार का, कितना हो गया 1,10,000। बताइए आपके आंकड़ा में कितना गलती हो गया, 7,000 गलती हो गया। तो इसी को कहा जाता है दोहरी गणना की समस्या, कि जब एक वस्तु की आंकड़ा, एक वस्तु के मूल्य दो जगह गणना कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब राष्ट्र में जाएगा, राष्ट्र को कहेगा कि हम जो है 1,10,000 का चावल बेचे हैं, ठीक है ना। लेकिन रियल में यहाँ पर कितना का बिका है चावल, चावल तो बिका 50,000 का चावल बिका, ठीक है ना। और मान लीजिए इसे क्या कहता है, मूल्य गणना की कठिनाइयाँ, ठीक है ना। अब कह रहा है मूल्य के मापने में कठिनाइयाँ, क्या कह रहा है, मूल्य मापने में भी कठिनाइयाँ होती है। कह रहे बाजार की स्थिति में प्रायः हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु कई व्यापार स्थिति से गुजरते हैं। कह रहा है कि एक ही वस्तु जो है कई बार देखिए कह रहा है एक ही वस्तु जो है कई जगह से गुजरता है, वही मूल्य मापने में कठिनाइयाँ कर रहा है। फिर वही कह रहा है एक ही वस्तु, जैसे अभी किसान से गुजरा था चावल, वही चावल कहाँ दुकानदार के पास गया, ठीक है ना, वही चावल फिर कहाँ जाएगा, किसी और व्यक्ति के पास जाएगा। तो एक ही वस्तु जो है कई व्यापारी स्थितियों से गुजरता है, गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आ जाती है। उस मूल्य में क्या विभिन्नता जाएगी, जैसे किसान के पास 50,000 था, दुकानदार उसको कितना बेचा, 7,000 बेचा, तो 10,000 की विभिन्नता आ गया। वस्तु की कीमत की यह विभिन्नता इसलिए होती है कि विक्रेताओं के एक वर्ग दूसरे वर्ग तक जाने से उसका आयात का खर्च जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, तो व्यक्ति अगर उस वस्तु को ले जाए तो कुछ आयात निर्यात में कुछ पैसा लगेगा, अब परिवहन में पैसा लगेगा, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा को प्राप्त करने के लिए परिवहन खर्च निकालने के चावल का मूल्य बढ़ा देता है, ठीक है ना, या वस्तु का मूल्य बढ़ा देगा। इससे विक्रेता का खर्च क्या होता है, अब विक्रेताओं के मुनाफे क्या होता है, राशि में जुट जाती है, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, जो विक्रेता लोग हैं वो अपने मुनाफे राशि में जोड़ देते हैं, जितना में अपना चावल बेचने वाले होते हैं उसमें जोड़ देते हैं हम लोग पैसा, अपने खर्च को निकाल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेब आपका कश्मीर में आपका मान लेते हैं 30 रुपये किलो मिलता है, आपका बिहार में आने पर या फिर आपको पटना में आने पर क्या मिलेगा, वो आपका 100 रुपये किलो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कश्मीर से पटना लाने में उसका जो है 50-60 रुपया क्या होता है, परिवहन सुविधा लग जाता है, परिवहन का खर्च लग जाता है। तो आपको परिवहन का खर्च कहाँ से वसूलेगा, उसी खर्च से वसूलेगा। उदाहरण के लिए चीनी का उत्पादन मूलतः कारखानों में कम होता है। जब यह थोक विक्रेता के पास जाता है, ठीक है, चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, कारखाना में होता है। जब यह थोक विक्रेता के पास जाता है तो उसके मूल्य को बढ़ोतरी होती है। जब थोक विक्रेता के पास जाएगा, गोदाम में जाए तो मूल्य का बढ़ जाएगा, और अंत में खुदरा विक्रेता के पास जाते जाते इसकी कीमत में क्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अक्सर विक्रेता के दो बिंदुओं पर अलग अलग रूप में आंकड़े जोड़ने से राष्ट्रीय आय की भ्रामिकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे देखें, कहने का मतलब है कि आप क्या है, एक कंपनी में गए, कंपनी से पूछे आप कितना चावल उत्पादन किए, कंपनी क्या करेगा, बताया कि हम इतना चावल उत्पादन किए जिसका मूल्य कितना है, मान रहे कंपनी कहा कि हम 100 टन चावल उत्पादन किए हैं, ठीक है, क्या कर रहा है कि चीनी
100 टन चीनी उत्पादन किए हैं, जिसका मूल्य कितना है 50 रुपया, ठीक है ना। अब कंपनी कहाँ गया, फिर अब गया थोक विक्रेता के पास, उससे पूछेगा बताए आपके पास कितना चावल है, चीनी है, तो कुछ कहेगा कि हमारे पास जो चीनी है कितना है, हमारे पास चीनी है वही 100 टन चीनी है, ठीक है, जो हम उस कंपनी से खरीद के लाए हैं। आप कहें कि आपके पास कितनी की चीनी है, तो कहेगा कि अब देखिए पिछला कितना कहा था, वो 50,000 कहा था, ये क्या कहेगा, बस 60,000 चीनी कहेगा, ठीक है ना। ये कितना कहेगा, 60,000 चीनी कहेगा। फिर क्या कहेगा, वो खुदरा विक्रेता के पास जाएगा दुकान में, तो वहाँ दुकान में जाकर अब जो आंकड़ा एकत्रित करेगा तो दुकानदार से पूछेगा बताइए आपके पास कितना चीनी है, वो भी कहेगा 50 टन चीनी का, चीनी तो बना है कंपनी 50 टन चीनी है। तो दुकानदार से पूछेगा कि आपके पास कितना कीमत की चीनी है, तो दुकानदार क्या कहेगा कि हमारे पास जो 80,000 की चीनी है। बताइए आपका कंपनी में मूल्य अलग था, अगर थोक विक्रेता के पास मूल्य अलग हो गया, आपका खुदरा विक्रेता के पास मूल्य अलग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों जो रास्ते से गुजरा, ठीक है ना, कंपनी से जो आपका थोक विक्रेता के बीच जो रास्ता था, उसको परिवहन करने में जो पैसा लगा वो, ठीक है ना, और कंपनी जो अपना कुछ फायदा निकालना चाहेगा वो, ठीक है। फिर आपका थोक विक्रेता के पास से कहाँ जाएगा, आपको खुदरा विक्रेता के पास, तो थोक वाला जो थोक से जब खुदरा के पास जाएगा तो फिर परिवहन में कुछ पैसा जाएगा, ठीक है, वो अब प्लस जो खुदरा विक्रेता कुछ अपना फायदा कमाना चाहेगा वो, इस सब मूल्य जोड़ करके जो फाइनल मूल्य निकलता है। तो कहने का मतलब है कंपनी में जाइएगा तो आपका एक वस्तु का दाम अलग रहेगा, आपका जब थोक विक्रेता के पास जाएगा तो वो वस्तु का दाम अलग रहेगा, आप खुदरा के पास जाएगा तो वो वस्तु का दाम क्या रहेगा, आपका अलग रहेगा। तो इससे क्या हो जाती है कि मूल्य मापने की जो क्या हो जाती है, कठिनाइयाँ हो जाती है, मूल्य मापने क्या होती है, कठिनाइयाँ हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोक्ता राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें उपरोक्त बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आंकड़ा स्पष्ट हो, व्यवहारिक एवं विश्वास प्राप्त हो, ठीक है ना। कह रहा है कि आपको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे क्या होता है, आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए पहला, दूसरा क्या व्यवहारिक होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आपको आप जिससे आंकड़ा पूछ रहे हैं वो जो है विश्वास से आपको उसको विश्वास होना चाहिए कि वो आपको आंकड़ा सही दे रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रह के क्रम में यह आवश्यकता होता है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक मापदंड अपनाया जाए जिससे राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को सही मूल्यांकन किया जाए। अब बताइए अगर राष्ट्र का राष्ट्रीय आय गलत रहेगा तो क्या राष्ट्र पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। राष्ट्र क्या अपना जैसे मतलब कि उसको गलत भावना में रहे कि हमारा तो राष्ट्रीय आय अधिक है, लेकिन रियलिटी तो यह रहे कि उसकी राष्ट्रीय आय क्या कम है, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय आय क्या है, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, ठीक है ना। तो हमें अपनी राष्ट्रीय आय गणना की त्रुटियों को खत्म करना है ताकि हमें जो स्पष्ट पता चल सके कि हमें राष्ट्रीय आय कितनी है। ठीक है, विकास में राष्ट्रीय प्रगति, विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। तो आज हम अपने वीडियो क्लास में यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम अब क्या समझे कि हमें जो आय की गणना में कौन कौन सी त्रुटियाँ होती है, तो त्रुटियाँ को हम समझनी है। अब इससे आगे जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि हमारी त्रुटियाँ क्या क्या है, ठीक है ना त्रुटियाँ के बाद आपको क्या कि यहाँ पर क्या है कि विकास के राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में योगदान, कि विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम अपने क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं।